गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 6 पुस्तक बसंत हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। भाग 1 लेसन 1 वह चिड़िया जो। अब इसका कविता देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यह केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा की हुई कविता है। यह आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 सन में उत्तर प्रदेश के बादा जिलों में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से बीए तथा आगरा से कानून की पढ़ाई की। इन्हें नियमित कविता लिखने की प्रेरणा हरिऔध और रसाल जैसे कवियों की संगति तथा प्रभाव से प्राप्त हुई। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक इनके काव्य ग्रंथ हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने प्रगतिवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने मुक्तक छंद और गीत छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। कविता के विषय में हम यह बताना चाहते हैं कि प्रस्तुत कविता में एक नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया के विषय में कवि ने कहा है। पहले का अर्थ देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। वह चिड़िया जो चोंच मारकर। सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखिए। रुचि मीन्स इच्छा, पसंद, संतोष माने संतोषी माने संतोष रखने वाली, प्रसंग इसका देखिए संदर्भ पहले देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के वह चिड़िया जो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में कवि ने यह कहा है, इस पंक्ति में यह कहा है कि नीले पंखों वाली चिड़िया के अन्न के दानों से बहुत प्यार है और यह संतोषी स्वभाव के बारे में उसके संतोषी स्वभाव के बारे में बताया है। व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं वह अपनी चोंच से जुंडी भरे ज्वार के दूधों से भरे दाने रुचि से खा लेती है। इन्हें इन दूध युक्त दानों का स्वाद बहुत पसंद है। वह चिड़िया छोटी और संतोष करने वाली है, उसे अनाज के दाने अत्यंत प्रिय हैं। दूसरा देखिए।
दूसरा देखिए शब्दार्थ पहले देख लीजिए इसका। कंठ मीन्स गला, खातिर माने के लिए, हेतु, रस उड़ेल कर गाना यानी बहुत मीठी आवाज में गाना, विजन माने एकांत। दूसरे को देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बाबा बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें देखिए प्रसंग में देखिए संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के वह चिड़िया जो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ जी हैं। प्रसंग में इस कविता में इस पंक्ति में चिड़िया द्वारा मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गान और आकाश में मुक्त रूप से उड़ने का वर्णन कर रहा है। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि वह चिड़िया मुक्त कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को खुशी मिलती है। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया है, जिनके पंख नीले पंख बहुत अत्यंत सुंदर हैं। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है। उसे एकांत से प्यार है, अर्थात उसे स्वतंत्रता से बहुत लगाव है। तीसरा देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया, चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब आगे देखिए, इसमें प्रसंग देखिए संदर्भ वही होगा। कवि इस पंक्तियों में छोटी गर्वीली चिड़िया द्वारा नदी का जल पीने अर्थात स्वतंत्रता से खाने पीने का वर्णन कर रहे हैं। इसमें शब्दार्थ देखिए, चढ़ी नदी वह नदी जिसमें किनारों तक लबालब पानी भरा हो, टटोल कर माने खोल कर, दिल टटोलना मीन्स क्षमता का अनुमान लगाना, गर्वीली माने गर्व से युक्त, गर्व करने वाली। अब व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच से उस नदी का पानी लाती है जिसमें जल किनारों तक लबालब भरा हुआ है, अर्थात अथाह जल राशि से जल का मोती ले जाती है, अर्थात जल मोती जैसा अमूल्य है, क्योंकि उससे चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। चिड़िया नदी में अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है। वह छोटी और गर्व करने वाली चिड़िया है, क्योंकि उसके नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। अब देखिए अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। कविता पढ़कर हमारे मन में ये चित्र उभरते हैं। जैसे पहला है, चिड़िया का आकार छोटा है, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है और चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। उसे स्वतंत्रता बहुत प्यार, स्वतंत्रता से बहुत अत्यधिक प्रिय है। उसे स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय है। फिर देखिए, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर, कविता का अन्य उपयुक्त शीर्षक नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, रानी, छोटी सयानी हो सकता है। चिड़िया छोटी, रानी छोटी, सयानी हो सकता है। प्रश्न तीसरा देखिए, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है।
उत्तर में देखिए, चिड़िया को दूध भरे अनाज के दाने, नदी, जंगल से बहुत प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वरों में गाने वाली बहती नदी का जल पीने का से बहुत प्यार है। अब प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट करो। चौथा है आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है। उसे किसी तरह का बंधन नहीं है। स्वतंत्र होने के कारण वह अत्यंत मधुर स्वर में गाती है। उसका स्वर बहुत मीठा है। दूसरा देखिए, नदी चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। स्वतंत्र होने के कारण चिड़िया वन, उपवन, पर्वत, नदी आदि जगहों पर कहीं भी नहीं जा सकती, कहीं भी जा सकती है। चिड़िया लबालब भरी नदी की अथाह जलराशि का अनुमान लगाती है और उस जलराशि में से जल का मोती लाती है, अर्थात उसे पानी से चिड़िया उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। अनुमान और कल्पना में देखिए, प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इन पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इसमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग, अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इसमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर, बड़ा पतंगरिंगा। उत्तर देखिए इसका, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर से का अत्यधिक भाग नीला रंग है, आकार छोटा और मधुर स्वर होता है, स्वर मधुर होती है। प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे बहुत पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना, कौवा, बतख, कबूतर। मैना काली, चोंच काली है, शरीर का रंग धब्बेदार है, आँख काली है, गर्दन धब्बेदार। कौवा काला है और काले रंग का है, काली आँखें हैं, काली गर्दन है। बतख हल्की नीली है, भूरी सफ़ेद है शरीर का रंग, आँख काली है और सफ़ेद भूरी है गर्दन। कबूतर काली है और शरीर का रंग भूरा सफ़ेद है, आँख लाल है, गर्दन चमकीली हरी है। प्रश्न नंबर 3, कविता का हर बंद एक चिड़िया जो से शुरू होता है और बहुत प्यार है इस पर ख़त्म होता है। तुम भी इस पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। उत्तर देखिए, वह चिड़िया जो पंख फैलाकर आसमान में छूने की खातिर ऊंचे उड़ान लगा लेती है, वह छोटी प्यारी सी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नभ से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो उलट पलट कर तन की आग बुझाने को नदी में डुबकी लगा लेती है, वह छोटी मदमाती चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे जल से बहुत प्यार है। चौथा देखिए, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा है जो पीली पंखुड़ी वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूलों के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जिनकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्ति लिखो। उत्तर देखिए, वह चांद जो धीरे धीरे उठकर नभ में उजाला कर देता है। वह चांद जो धीरे धीरे उठकर नभ में उजाला कर देता है, वह गोल, वह थाली जैसा चमकता हुआ मैं हूँ, मुझे उजाले से बहुत प्यार है।
अब देखिए भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दरार, सबसे ऊपर वाली दरार। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दरार संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण और चिड़िया दरार विशेष है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ें। सुंदर मोरों वाला बाग, छोटे पेड़ों वाला घर, लाल फूलों वाली क्यारी, लंबा स्कूल रास्ता, अधिक हंसने वाला बच्चा, लंबी मूंछों वाला आदमी, लंबी मूंछों वाला आदमी। दूसरा है वह चिड़िया दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया कंठ खोलकर रस उड़ेल कर गा लेती है। इस कविता में की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्द को ध्यान से पढ़ो। इनमें रुचि से खाने के ढंग, दूसरे शब्दों में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग का रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। ख, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। इसमें जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है, लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण है। ग, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। इसमें धीरे धीरे है। घ, सफ़ेद कोई सफ़ेद सी चीज़ धम्म से आंगन में गिरी। टामी फुर्ती से चोर पर झपटा। अंग, पहले घ का देखिए, कोई सफ़ेद सी चीज़ धम्म से आंगन में गिरी। धम्म से ये क्रिया विशेषण है। अंग, ट्रामी फुर्ती से चोर पर झपटा। फुर्ती से ये क्रिया विशेषण है। च, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। सहम कर क्रिया विशेषण है। छ, आज अचानक ठंड बढ़ गई। अचानक क्रिया विशेषण है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको आज पुस्तक बसंत हिंदी में लेसन 2 बचपन पढ़ाने जा रही हूँ। पहले हम लेसन को पढ़ते हैं। इसमें एक लेखिका ने अपने ही बचपन की बातें बताई हैं। यह कृष्णा शोभती द्वारा लिखित है। शयाना, इसके कुछ कठिन शब्द हैं। देख लीजिए, लिखिए इसको। सयाना माने बड़ा होशियार, शताब्दी माने 100 सालों का समय, काफ़ी मीन्स बहुत अधिक, फ्रिल माने झालर, चलन माने रीति रिवाज प्रचलन, टकी थी माने सिली थी, सख्त मीन्स कठोर, मनाही माने अनुमति न होना, आरामदेह माने आराम देने वाले, छाले माने फफोले, फर्क माने अंतर, शनीचर माने शनिवार, मितली माने कै उल्टियाँ, मुश्किल माने कठिन, सेहत में स्वास्थ्य, दिलचस्पियाँ माने रुचियाँ, कस्टर आयल मीन्स गाढ़ी चिकनाई वाला तेल, आलिव माने आयल जैतून का तेल, मन भावनी माने मन को अच्छी लगने वाली, मुंह में पानी आना माने लालच आना, नीरा माने केवल, बुरकना माने छिड़कना, खास माने विशेष, कमतर माने कम अच्छा, हष्टपुष्ट माने ताकतवर, सूर्यास्त में सूर्य का छिपना, नौरौनक माने सुंदरता, कोलाहल माने शोर,
मॉडल मीन्स नमूना, अटपटा लगना माने ठीक न लगना, तकलीफ परेशानी, ऐनक चश्मा, आश्वासन माने भरोसा, सूझना माने दिखाई देना, खींचना चिढ़ना, शेर कविता की कुछ पंक्तियाँ, सहजता आसानी से, सुविधे माने सुविधाजनक। अब इसमें है बचपन के बारे में उन्होंने अपने कुछ कहा है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना बहुत महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने के में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रिल, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लंगे, घाघरे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ता। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। देखिए, मैं इस लेसन के बारे में आपको मैं सार में बता देती हूँ। लेखिका बच्चों को अपना बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। वह बड़ी हो गई हैं, वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसमें सयानापन आ गया है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पर अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनने लगती हैं। उसे बचपन में फ्रॉकों के विशेष में अब भी याद है। उसे अपने मोजों के विषय में याद है, उन्हें खुद धोना पड़ता था। रविवार की सुबह जूतों को पॉलिश करना पड़ता था। उसे अब भी अपना सूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अपने जूते इतने आरामदेह नहीं होते थे, उनके कटने से घाव हो जाता था, उनका इलाज करना पड़ता था। शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों आज की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। बच्चों को कुल्फी, कचौड़ी, समोसे खाने को मिलते थे और गर्मियों में कोक, पेप्सी की तरह शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। उन्हें पेस्ट्री और चॉकलेट पसंद थी, जिसे वह रात के खाने के समय आराम से बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। उसे शिमला के काफल, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद थे। लेखिका ने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। शाम के रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, चर्च की बजती घंटियाँ और इनकी संगीत मनोहारी था, जिससे सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुहावना लगता था। उस समय इतनी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ नहीं थीं। कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिल जाते थे। लगता था कि कोई भारी भरकम पक्षी तेज गति से उड़ा जा रहा है। लेखिका को शुरू में चश्मा लगाना अटपटा सा लगा। डॉक्टर कहते थे कि यदि यह लगातार लगाती हैं तो यह बाद में उतर जाएगा। अब तक यह उतरा नहीं। पहली बार चश्मा लगाने से उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे और कहते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। अब वह चश्मा चेहरे पर एक अंग बन गया है। लेखिका ने अनेक टोपियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। उन्हें वह आज भी
लगाना पसंद करती हैं। इस प्रकार हमने आपको सारांश छोटे में बताया बच्चों, और आप बुक को पूरी तरह पढ़िए और उसे समझिए। अब इसमें देखिए संस्मरण प्रश्न अभ्यास है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूते पर पालिश करती उसके चमकाती थी। दूसरा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर देखिए। लेखिका कहती है कि तब कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न न थे, जबकि आज ये सब घर में है। दूसरा देखिए, आज कुल्फ़ी आइसक्रीम में, कचौड़ी समोसे पेटीज़ में बदल गए हैं। तीसरा, शरबत कोक पेप्सी में बदल गया है। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका को चश्मा नज़र कमज़ोर होने की वजह से लगाना पड़ा। लेखिका को चश्मा नज़र कमज़ोर होने की वजह से लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें इसलिए छेड़ते थे क्योंकि जब कोई व्यक्ति पहली बार चश्मा लगाता है तो सभी को कुछ अटपटा सा लगता है। लेखिका का चचेरा भाई उसकी सूरत लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाता था। चौथा, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? कुछ फलों के नाम लिखिए। उनमें कुछ फलों के नाम लिखिए। लेखिका उत्तर देखिए। लेखिका बचपन में कुल्फ़ी, समोसे, गरम चने, अनारदाने का चूर्ण, चॉकलेट, पेस्ट्री, फल मज़े लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट है। वह शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। संस्मरण के आगे, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम और शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्य आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखिए। आज हमें निम्नलिखित आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, जैसे पहला, तेज़ रफ्तार वाली लड़ाकू विमान, भूमि पर भूमिगत मेट्रो ट्रेन। तीसरा, कंप्यूटर और इंटरनेट। चौथा, उपग्रहों द्वारा आसमान पर मौसम का पूर्वानुमान। पांचवा, मोबाइल क्षेत्र में हुए बदलाव। दूसरा क्वेश्चन है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। उत्तर देखिए। यह बात दिसंबर 2002 की है कि जिससे मुझे अपनी ही जिद के कारण पश्चाताप करना पड़ा। हुआ यूँ कि मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी ने कहा कि सितंबर परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद की बात थी। आपने अब तक मेरे लिए कोट पैंट नहीं बनवाया। चूँकि मेरी कक्षा में 2-4 बच्चे कोट पैंट पहन कर आते हैं, इसलिए मैंने भी जिद करके पिताजी से कह दिया कि जब तक कोट पैंट नहीं बनवाएंगे स्कूल नहीं जाऊंगा। इस पर उन्होंने बहुत समझाया और फैक्ट्री में काम करते थे। तत्काल यह संभव नहीं था। जैसे तैसे कर उन्होंने यह कोट पैंट बनवाया। और पैसों की व्यवस्था की और कहा कि मैं कल तुम्हें दिला दूंगा। संयोगवश उसी शाम वर्षा हुई। मम्मी पापा भीग गए। उन्हें बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई। सुबह पिताजी
मम्मी से कहा कि हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। इस पर मम्मी दर्द से कराते हुए मुश्किल से बोली, आप मेरी चिंता मत करिए, पहले इसे कोट पैंट दिलवा दीजिए, आज भी स्कूल नहीं जा पाएगा। पिताजी ने कहा, कल ही तो 800 रुपये बड़ी मुश्किल से उधार मांग कर लाया हूँ, अब तुम्हारी दवा के लिए किससे मांगूँ? हे भगवान, बस तुम्हारा ही सहारा है। बिस्तर पे लेटा मम्मी पापा की सारी बातें सुन रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पिताजी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझे पैंट कोट नहीं चाहिए, आप उन्हीं पैसे से मम्मी की दवा ले लीजिए। और उस दिन के बाद मैंने कोई अनुचित जिद नहीं की। और आपकी कोई भी बचपन की मनमोहक घटना हो तो आप सविस्तार वर्णन कर सकते हैं। सन 1935 अनुमान और कल्पना में देखिए प्रश्न। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजारा। उस दिनों की शिमला में के विषय में जानने का प्रयास करो। लेखिका के बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला में विकास होने लग गया था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी, जहाँ खाने पीने के लिए अनेक अच्छी चीज़ें मिलती थीं। कभी कभी हवाई जहाज़ भी दिखाई दे जाता था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमानतः लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। संस्मरण में बीते समय में घटनाओं में किसी के साथ बातचीत शामिल हो जाती है। लेखिका ने संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात कही। सर्वर ऐसा बालक रहा होगा जिसकी उम्र 10-12 साल की रही होगी। यह लेखिका का परिचित भी हो सकता है। सर्वर शिमला में न रहकर दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाला होगा। अब भाषा की बात। भाववाचक संज्ञा क्वेश्चन है, इसमें भाववाचक संज्ञा बनाना है छांटकर। बच्चों, क्वेश्चन को आप पूरी तरह पढ़िए और इसमें भाववाचक संज्ञा बनाना है, जैसे बदलना, बदलाव, चलना, चाल, मना करना, मनाही। उत्तर हम बता रहे हैं आपको। घुलना, धुलाई, चढ़ना, चढ़ाई, उतरना, उतराई, कुरकना, बुरकना, बुरकाव, गूंजना, गूंज, गहराना, गहराई, खोजना, खोज। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विशेषण कहते हैं। इसका पूरा है कि विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें पूरा विशेषण बताया है और नीचे हमें विशेषण के सामने भेद लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में हमें विशेषण के भेद लिखना है। देखिए इसमें विशेषण के भेद उत्तर में देखिए, निश्चित भेद का क्या नाम है? संज्ञावाचक। निश्चित वाक्य है निश्चित परिणामवाचक। ग का अनिश्चित संख्यावाचक। घ का निश्चित संख्यावाचक। अंग निश्चित संख्यावाचक। इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन में है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस तरह से रेखांकित शब्द मेरी मेरी जो आया है, इसी तरह 5 उदाहरण छांट कर लिखना है। उत्तर में है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, तो अपने। दूसरा है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते हैं, हम। तीसरा है, अपने अपने जूते पालिश करके चमकाते, अपने अपने। चौथा है, हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, हमारा। पांचवा है, यह गाना इन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था, यह। अब बच्चों, कुछ करने को, इस बुक में हमने क्वेश्चन आंसर भी इसके साथ लगा रखा है। आप कुछ क्वेश्चन उसमें से देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर से स्टडी करिए। आगे के क्वेश्चन आंसर कुछ करने की उत्तर दिया हुआ है, इसमें से देखकर आप खुद स्वयं कर लीजिए। आज आप लोगों को हम
व्याकरण वैभव से लेसन 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाएंगे, क्लास 6 का भाषा और व्याकरण। भाषा मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के सरल साधन को भाषा कहते हैं। इसे हम बोलकर, लिखकर और संकेत द्वारा प्रकट करते हैं। जिस प्रकार यह गुब्बारा वाला अपने भावों को प्रकट कर रहा है, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, बबलू आओ। तो इसमें बबलू आओ, मीरा आओ, हरे गुलाबी लाल बैगनी, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे, ऐसे ये कविता थी। तो ये अपने भावों को व्यक्त कर कर बच्चों को बुला रहा है कि इस रंग के गुब्बारे हैं, आओ आप ले लो। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। पहला मौखिक भाषा। जब तुम लोग अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हो, तब वह मेरा मौखिक भाषा का रूप होता है। मौखिक भाषा का रूप मेरा प्राचीनतम और वास्तविक मौलिक रूप है। यह भाषा सहज या सरल रूप भी कहा जाता है। यह भाषा का सरल या सहज रूप भी कहा जाता है मौखिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा ही हमारे बोलचाल की भाषा में आई है। लिखित भाषा। जब तुम लोग अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हो, तो यह लिखित भाषा का रूप कहा जाता है। लिखित रूप कृत्रिम है और यह सीखने पर ही आता है। मानव ने मुझे तरह तरह से लिखकर स्थायी रूप प्रदान किया है। लिखित भाषा से तरह तरह से मनुष्य उसे लिखा और उसका स्थायी रूप प्रदान किया। सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, तो संकेतों की उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिपि। लिपि का अर्थ है लिखना, लिखने की विधि या ढंग। संसार में जितनी भाषाएं हैं, सबकी अलग अलग लिपियां हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी तथा संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाएं रोमन में लिखी जाती हैं। उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, भारत मेरा देश है। अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरमुख। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप में लिखना और बोलना सीखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से बनते हैं तथा शब्दों के निर्माण में वर्णों की आवश्यकता होती है। अतः व्याकरण के निम्न अंग हैं। पहला अंग वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उसकी रचना और भेद तथा उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है। स्मरणीय माने स्मरण करने योग्य बातें, याद करने के लिए मन के भावों को बोलकर लिखकर प्रकट करने को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तथा उसकी लिपि देवनागरी है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी।
भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 मुख्य भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मन के भाव को बोलकर लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तीसरा, भाषा के लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता उसका लिखित रूप कृत्रिम रूप है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वह भाषा जो देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली या समझी जाती है हिंदी भाषा कहलाती है। शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना हमें व्याकरण ही सिखाता है। दूसरा, भाषा और लिपि का मिलान करो। भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में लिखी गई है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। भागा सोहन गेंद लेकर भागा। आसमान में चिड़िया उड़ी। मेज गई है मेज टूट कर गिर गई है। आम है खाना मुझे आम खाना है। पढ़ा अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। घर बंदर है की छत पर, घर की छत पर बंदर है। मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। इन चारों में से खोजकर एक पर टिक लगाना है। इसमें क्या होगा? भाषा। दूसरा, भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक। तीसरा है भाषा की वह इकाई सबसे जिसके टुकड़े न हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या होता है? व्याकरण। 5वां है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। 6ठा है व्याकरण के मुख्य भेद 3 भेद हैं। 7वां है भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है लिखित भाषा। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। 9वां है बोली का उदाहरण खड़ी बोली। 10वां है विदेशी भाषा का उदाहरण जर्मन। जर्मन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम लेसन 2 क्लास 6 का लेसन 2 व्याकरण वर्ण विचार पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्णों की सहायता से शब्द निर्माण होता है, जैसे कमल, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, कमल। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णमाला। वर्णों के भेद। उच्चारण प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ। ये संख्या में 11 होते हैं। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर, दीर्घ, प्लुप्त। मात्रा। हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाता है। जैसे अ कोई मात्रा नहीं है, शब्द बना है कल। और मात्रा वाला शब्द जैसे आ, उसमें मात्रा लगी है, खड़ी पाई। जाल, जो ल होना चाहिए, फिर आ की मात्रा लग गई तो जाल हो गया। छोटी में किस, बड़ी में चील, छोटाऊ में पुल, बड़ाऊ में फूल। री में तृण,
ए में मेला, ए में पैर, ओ में कोयल, औ में मौन। इस तरह की मात्राएं देखिए, निशान लगा हुआ है इसमें किस तरह की मात्राएं होती हैं, और उसी तरह की मात्राएं इस पे लगाने से पूरे उच्चारण आपके बन जाते हैं। क हर्ष स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे चार, ये चार हैं, अ, इ, उ तथा री। हर्ष मीन्स बोलने में कम समय जिसमें लगता है उसे हर्ष कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये कुल 7 होते हैं जिनमें समय अधिक लगता है। तीसरा है प्लुप्त। प्लुप्त स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे केवल एक है, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। चिन्ह 3 है। प्लुप्त स्वर युक्त शब्द का उदाहरण ओम, ओम में किया जाता है। जैसे व्यंजन अ की सहायता से बोले जाते हैं। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिलती होती है तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे क, च, ट आदि। व्यंजन में अ लगने पर उनके नीचे लगा हलंत हट जाता है। जैसे क, च, ट। अब विशेष में देखिए, ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है। आ, ई, ओ, औ की मात्रा व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है। ई की मात्रा व्यंजन से पहले जोड़ी जाती है। उ और उ, र छोड़कर री की मात्राएं व्यंजन के नीचे जोड़ी जाती हैं। ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर जोड़ी जाती हैं। र, उ तथा उ की मात्राएं इस प्रकार जोड़ी जाती हैं। र धन उ धन रू, रुपया, रुचि, रुकना, रूठना। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। स्वरों के अभाव में व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। हिंदी व्यंजन 33 + 2 33 धन 2 धन 4 धन 39 होते हैं। स्वरों के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उच्च व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें 5 वर्ग है। ट वर्ग में अंग तथा ढ वर्ग में ध्वनियाँ भी इसमें शामिल हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर मुख से निकली वायु कुछ स्थानों का स्पर्श करके चलती है। ये कंठ स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, इसका उच्चारण कंठ से होता है जो मुख से भीतर की ओर है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती हुई निकलती है, अतः इसमें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म, ये भी 4 हैं, श, ख, श, ह।
संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों के संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें 4 मुख्य हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ में क धन श, कक्षा परीक्षा, त धन र त्र, पत्र मित्र, ज धन य ज्ञ, ज्ञान विज्ञान, श धन र श्र, श्रम श्रीमान। कुछ मात्राएं व्यंजनों के साथ कुछ ऊपर कुछ नीचे लगाई जाती हैं। र के साथ ऊ के मात्रा उसके बीच में लगती है, जैसे रू रू। री के मात्रा व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है, जैसे पृथ्वी। अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? सिर्फ नाक से। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक के बाहर निकलती है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे अंगूर, अंग, चंचल आदि। प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ग वर्ण अंग, य, ड़, न, म के साथ स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, अर्थात अनुस्वार के बाद में व्यंजन शब्द में लगा हो उसे वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है, जैसे गंगा, चंचल, खंड, बंदर, पंप। इसमें बिंदी जो लगाई गई है वर्णों के अनुसार वही अनुस्वार है। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों की सहायता से होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका प्रयोग शिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जैसे आँख, ऊंट, चांद, 5 आदि। अनुनासिक यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चंद्र बिंदु की जगह लगता है, अंग लगता है, उसका उच्चारण अनुनासिक शब्द चंद्र बिंदु की तरह ही होता है, जैसे वहीं, उन्हें, मैं आदि। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, उसका स्वर नहीं, इसमें अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है, जिसका प्रयोग प्रातः शब्द में अंत में होता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः आदि। संस्कृत में अंग आहा को आयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये अ की सहायता से बोले जाते हैं। सभी स्वरों तथा अंग और अह की मात्रा व्यंजनों में इस प्रकार लगती है। जैसे अंग और अह। जैसे मात्रा तो सभी में लगी हुई है, जैसे का, की, कुक्कू, क्री, के, कै, को, कौ, कंग, कह। अब अंग और आहा वाला, अंग आहा ये दोनों शब्द हैं, अंग और आहा। इसमें कंग, खंग, गंग, घंग, चंग, छंग, इसमें कह, ख, ग, घ, छ। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है क, का, की, क, इसमें कोई मात्रा नहीं, का इसमें आ की मात्रा है, की छोटी की मात्रा है, की बड़ी की मात्रा है, कु छोटा ऊ का मात्रा है, कु बड़ा ऊ का मात्रा है, क्री री का मात्रा है, ए की मात्रा है, ए इसमें ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है, कंग अंग की मात्रा है, आहा की मात्रा है। तो इसी प्रकार सभी स्वरों में, सभी व्यंजनों में दिया गया है, सारे मात्राएं लगी हुई हैं। देखिए सारी मात्राएं इसमें दी हुई हैं। हिंदी अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि मात्राएं सब में दी है। आहा तक पूरा दिया है, ह व्यंजन तक पूरा दिया हुआ है, स ख स ह तक, हा ही हु हे है हो हंग हा यहाँ तक पूरा दिया हुआ है। हिंदी में विशेष ध्वनि
अंग, ढ ये दोनों वर्ण ड़ ढ के उच्छिप्त रूप हैं, माने छुपे हुए रूप हैं, जिन्हें हम कभी कभी बोलते हैं, हमेशा इसका उच्चारण नहीं होता है। ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं, संस्कृत में नहीं थे। इन्हें जीभा को तालु की ओर मोड़कर बोला जाता है। ये दोनों किसी शब्द में आरंभ में नहीं आते, ड़ ढ और ड़ ढ, जैसे पेड़, सीढ़ी, डलिया, ढपली, ये हमेशा बाद में ही आते हैं। कुछ आगत ध्वनियाँ जैसे डॉक्टर, ज, मजबह, हब, मजहब, मेज, फ में रफ्तार, सफ़ेद, कुछ अंग्रेजी के प्रभाव से है और कुछ फारसी के प्रभाव से। द्वित्व व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित समान व्यंजन में मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन आ धन कक्का, पक्का, द धन ए धन द्वे, गद्दे, म धन आ मम, चम्मच। वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन वर्ण के परस्पर मेल को वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण संयोजन दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन स्वर और दूसरा व्यंजन व्यंजन। व्यंजन और स्वर का संयोग, स्वरों के योग के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे क धन का, क धन ई की। जब कभी व्यंजनों में स्वर मिला हुआ नहीं होता तो उनके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिए जाते हैं। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, जिस किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता तो वह व्यंजन दूसरे व्यंजनों के साथ जुड़ता है। खड़ी पाई हटाकर, जिन व्यंजनों की खड़ी पाई होती है उन्हें संयुक्त करने के लिए खड़ी पाई हटाई जाती है। जैसे ख धन य धन ख्याति, ज धन व धन उज्ज्वल, ग धन य धन 11, म धन हिम्मत। घुंडी हटाकर क धन फ धन के बीच में पाई होती है, इन्हें स्वर सहित संयुक्त करते समय इनकी घुंडी का झुका भाग हटा दिया जाता है। जैसे क धन ल अक्ल, फ धन त फत हफ्ता, क धन त रक्त, फ धन ल फ्लैट। हलंत लगाकर बिना पाई वाले व्यंजन अंग, छ, ट, ढ, अड़, ढ, द, ह। जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे द धन ध, दध, उद्धार, ट धन ट, टट, पट्टी, ह धन न, हन, चिन्ह, छ धन व, छ्व, उच्छ्वास। र के विभिन्न रूप संयुक्त वर्ण बनाने में र के नीचे 3 रूप उपयुक्त हैं। जैसे यदि र स्वर रहित के बाद कोई स्वर सहित व्यंजन हो तो वह व्यंजन के ऊपर कर्म, क धन र धन म कर्म, व धन र धन दी वर्दी। यदि र के पहले कोई अरहित व्यंजन हो तो यह उसकी पाई में नीचे जुड़ता है। जैसे क धन र धन म क्रम, क धन री धन या क्रिया। यदि र से पहले स्वर सहित रहित ट धन र धन आए तो र उसमें उसके नीचे जुड़ता है। जैसे ट धन र धन क धन ट्रक, ड धन रा धन मा धन ड्रामा। व्यंजन से व्यंजन के संयोग को संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। श के साथ र जोड़ने पर
श्र और स के साथ र जोड़ने पर स्र बनता है। याद करने वाली भाषा क्या है? जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उन्हें मात्रा कहते हैं। इन्हें और बिंदी इन्हें अनुस्वार कहते हैं। चंद्रबिंदी अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग दो बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। एक से अधिक व्यंजन का एक से अधिक व्यंजनों को जब जोड़कर बोले जाते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। दूसरा है स्वर की परिभाषा, सोदाहरण दीजिए। स्वर की परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी बाधा के, स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये संख्या में 11 होते हैं। ग का क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये संख्या में 11 होते हैं। घ है, मात्रा से आप क्या समझते हैं? मात्रा से आप क्या समझते हैं? मात्रा क्या है? उत्तर देखिए, हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाता है। हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाता है। अंग, व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखिए व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो व्यंजन की परिभाषा देखिए, उत्तर जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है ये व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों के अभाव में व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। हिंदी व्यंजन संख्या 33 प्लस 2, 33 धन 2 धन 4 बराबर 39 होते हैं। स्वरों के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। जैसे व्यंजन की परिभाषा में जैसे क्या होते हैं व्यंजन? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हमारे व्यंजन होते हैं। अब दूसरा है स्वर और व्यंजन छांटकर अलग स्थान पर लिखो। स्वर ए, आ, ई, उ, अ, री ये हमारे स्वर हैं। ज, र, श, द, स, च ये व्यंजन है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। क, उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। ख, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ग, भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। घ देखिए, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अंग, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। च, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। छ, व्यंजन और स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। स्वर का प्रयोग व्यंजन के किस प्रकार होता है? स्वर का प्रयोग व्यंजन में किस प्रकार होता है? जैसे स्वर का प्रयोग व्यंजन में आ, ई, उ, का, खा, गा, घा, अंगा ये क्या है? छोटी ई, बड़ी ई। जैसे ट पे लगाना है, हमें स्वरों को ट पे लगाना है। ट,
ट व्यंजन पे हमें स्वर लगाना है। तो टा, ठी, ठी, ठु, ठू, ठे, ठे, ठो, ठो, ठंग, ठह। इस प्रकार हम सारे व्यंजनों पर स्वरों को लगा सकते हैं और लगाकर उसे आवश्यकता अनुसार पढ़ भी सकते हैं। जैसे स पे लगाना है तो सा, आ लगाना है तो सा, सी, सू, सु, सू, से, सै, सो, सौ, संग, सह। निम्न शब्दों के अनुसार अंग, अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों को लगाइए। बाघ, रंग, माँ, कुआं, कांच, सुगंध, निबंध, प्रांगण, चंबल, पाँव। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 3 शब्द लिखो। तीन शब्द लिखो। रवि, रात, राज, राजी। धर्म, कर्म, सर्म, नर्म। प्रेष, भ्रम, क्रम, क्रम, क्रय, क्रम। इन अधूरे संयुक्ताक्षर को पूरा करो। समाप्त, जब्त, चक्का, बक्का, बच्चा, सच्चा, गुड्डी, हड्डी, पट्टी, खट्टा, वृद्ध, प्रसिद्ध। नीचे दिए गए शब्दों को अलग अलग करके उदाहरण सहित लिखो। अध्यापक, अधन, धन, यधन, आधन, पधन, क। अध्यापक। देवालय, दधन, एधन, वधन, आधन, लधन, य। देवालय। आक्रमण, अधन, आधन, कधन, रधन, मधन, ड़। आक्रमण। स्वागत, सधन, वधन, आधन, गधन, तधन। स्वागत। इन वर्णों से बनने वाले शब्द उदाहरण सहित लिखो। क, भारतीय। ख, परिश्रम। ग, विद्यालय। घ, मेहनत। अंग, सच्चाई। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरे में देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? वर्ण। हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त किसके भेद हैं? स्वर के। 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार का उदाहरण है हंस। हलंत का चिन्ह है 6 में देखिए, हलंत का चिन्ह है ग में, टिक करिए। स्वर समूह है अ, आ, इ, ख वाला। दीर्घ स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से समय लगता है। दीर्घ स्वर को बोलते समय ह्रस्व स्वर से समय लगता है 2 गुना, ग।